आज सुनिए हिंदी की सुप्रतिष्ठित और वरिष्ठ लेखिका सुबोध चतुर्वेदी जी की लिखी हुई कहानी यायावर। तो शुरू करें कहानी यायावर। आज बाजार में अचानक भीड़ में सुषमा नजर आई। पहले तो लगा भ्रम है, पर नहीं, वही है। मुंह से आवाज निकल ही गई, सुषमा। तुरंत ही गलती का एहसास हुआ, क्योंकि वो अकेली नहीं थी, उसके साथ कोई युवक था जो मेरे लिए नितांत अपरिचित था। मैं मन ही मन मुस्कुरा उठी। सुषमा की लिस्ट में नई बढ़ोतरी हुई है शायद। मेरी आवाज़ सुनकर एक पल को ठिठकी, फिर पास आकर खड़ी होकर पूछने लगी, कैसी हो दीदी? आज बहुत दिनों बाद मिली हो। मेरे चेहरे पर पछतावा साफ नजर आ रहा था, पर तीर हाथ से निकल चुका था। मैंने साथ खड़े युवक की ओर देखते हुए जवाब दिया, अपने तो यही ढाक के 3 पात। तुम सुनाओ, आजकल कैसी गुजर रही है? ठीक ही हूँ दीदी, आज जरा जल्दी में हूँ, घर आकर बात करूँगी, कहकर सुषमा ने हाथ जोड़ दिए। मैं भी जल्दी वहाँ से हटना चाह रही थी, क्योंकि मैं समझ गई थी साथ के युवक को लेकर वो भी असमंजस में पड़ गई थी। वो युवक पहरावे से किसी संभ्रांत परिवार का लग रहा था, पर सुषमा परिचय नहीं कराना चाहती थी, ये मुझे समझ में आ गया था। मैंने भी ठहरना उचित नहीं समझा। वहाँ से लौटते समय ढेर सारी स्मृतियाँ दामन पकड़े साथ चली आईं। पति के ट्रांसफ़र होने पर हम लोग नए नए उस शहर में पहुँचे थे। 2 बच्चे स्कूल जाने वाले। सबको विदा करके दोपहर के वक्त जब फुर्सत मिलती, कॉलोनी की 2 विशेष हस्तियाँ मिसेज अरोरा और मिसेज नायक थीं, जो अक्सर घेर कर बैठ जाती। फिर शुरू होता कॉलोनी वालों का किस्सा। घर बैठे ही उसे सबके बारे में खबरें मिल चुकी थीं। सबसे ज़्यादा रोचक प्रसंग उनके लिए सुषमा का था, जो मेरे सबसे सामने वाले फ्लैट में रहती थी। सुषमा का प्रसंग आते ही उन दोनों के चेहरे पर कुटिलता छा जाती। उसके चरित्र को लेकर उन दोनों के पास न जाने कितनी कहानियाँ थीं। चलते वक्त मुझे उससे बचकर रहने की हिदायत देना नहीं भूलती थी। मेरे अंदर भी सुषमा को लेकर एक उत्सुकता जागृत हो गई थी, पर उसके फ्लैट का दरवाज़ा कम ही खुलता था, इसलिए मौका भी नहीं मिला। एक दिन मेरे पति शहर से बाहर गए हुए थे। गुड़िया को बहुत तेज़ बुखार हुआ आया था। रात का वक्त था, नया शहर में घबरा उठी। बदहवासी में कुछ नहीं सूझा तो सुषमा का दरवाज़ा खटका दिया। कुछ देर में सुषमा आंखों में प्रश्न चिन्ह लिए सामने खड़ी थी। मैं बोल पड़ी, बहन मैं अकेली हूँ, गुड़िया बुखार से तप रही है, मैं किसी डॉक्टर को भी नहीं जानती, कहाँ जाऊँ? आप घबराइए नहीं, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आती हूँ। कुछ देर बाद सुषमा डॉक्टर को लेकर मेरे फ्लैट पर हाजिर थी। रात भर वो मेरे साथ जागती रही, गुड़िया के माथे पर पानी की पट्टी रखती रही। बुखार जब उतरा सुबह हो चुकी थी। उठते हुए बोली, अच्छा दीदी अब मैं चलूँगी, आप भी आराम कीजिए, ज़रूरत हो तो बुला लीजिए। मैं आंखों में कृतज्ञता लिए खड़ी रही। दूसरों से सुनकर मैंने उसकी जो छवि बना ली थी, उस पर मुझे शर्म आने लगी थी। ये था हमारा पहला परिचय। धीरे धीरे अपरिचय की दीवार गिर गई। एक बात मैंने देखी, जब से सुषमा के साथ मेरा मेलजोल बढ़ा था, मिसेज नायक और मिसेज अरोरा का मेरे घर आना जाना कम हो गया था। सुषमा मितभाषी थी, पर अच्छी श्रोता थी। विवाह हुए 8 वर्ष हो गए थे, पर संतान नहीं थी। 2-4 दिन बाद मन नहीं माना तो पूछ ही बैठी, सुषमा एक बात पूछूं? मैं जानती हूँ दीदी आप क्या जानना चाहती हैं। आपने मुझे छोटी बहन का प्यार दिया है, तो इतना हक तो आपका बनता ही है। आज मैं आपको अपने बारे में सब कुछ बतलाऊंगी। मेरे चरित्र पर उंगलियां उठाई जाती हैं, मुझे सब पता है। मेरे फ्लैट में आपको भी नए चेहरे दिखते हैं, आपकी आंखों में मैंने भी प्रश्न देखे हैं, मैं उन सबसे अनजान नहीं हूँ। कुछ देर के लिए हमारे बीच सन्नाटा छा गया। मैं उसकी स्पष्टवादिता, निर्भीकता देखकर हैरान थी। कोई भी स्त्री अपने ऊपर लांछन लगते देख इतनी तटस्थ कैसे रह सकती है? जानती हो दीदी, जब मेरा विवाह हुआ मेरी उम्र 22 वर्ष की थी। विधाता ने सौंदर्य दिया था, कसूर मेरा कहाँ था? मेरी दृष्टि उसके चेहरे पर टिक गई। बड़ी बड़ी आंखें, सुतवा नाक, चंपई रंग, होंठ इतने पतले, बात करते वक्त कांपते से प्रतीत होते, हंसते वक्त गालों में पड़ते गड्ढे, लंबी केश राशि, कुल मिलाकर अपार सौंदर्य की मलिका। सुषमा कहे जा रही थी, जानती हो दीदी, विवाह होकर आई तो देखने वालों का तांता लग गया, जो देखता देखता ही रह जाता। तरह तरह से प्रशंसा के स्वर कानों में पड़ते, मैं आत्ममुग्ध होकर रह जाती। पति को देखकर लगा विधाता ने जोड़ी सोच समझकर बनाई है। कुछ दिन तक सब ठीक चलता रहा, पर बहुत जल्दी पति का असली स्वरूप नजर आने लगा।
शाम को ऑफिस से आने पर मुझे सजी संवरी देखते तो व्यंग करते। पटरानी किसके लिए सजी संवरी बैठी हैं? मेरा हृदय टूक टूक हो जाता। बाथरूम में जाकर गजरा नोच कर फेंक देती। मुझे हैरानी होती थी यह आदमी इतना भी नहीं समझता कि ये श्रृंगार उसके लिए भी तो किया जा सकता है। मेरा रूप मेरे लिए ही दुश्मन बन बैठा। छत पर कपड़े सुखाने जाती तो सुनने को मिलता किससे नयन लड़ाने गई थी। तरह तरह की अनर्गल बातें सुनने को मिलती। कभी उनका कोई दोस्त मिल जाता या घर पर आ जाता, शिष्टाचारवश कुछ बातें करते ही मानो कयामत आ जाती। स्पष्ट नज़र आ जाता कि इस समय महाशय ईर्ष्या की आग में जल रहे हैं। बाद में इतना कुछ सुनने को मिलता कि मुझे कान बंद कर लेने पड़ते। मुझे लगता, हे विधाता, इस शक्की व्यक्ति के साथ पूरा जीवन कैसे गुजार पाऊंगी। कोई नहीं था जिसके साथ मैं अपना दुख बांट पाती, और न कहीं मेरा आना जाना था, न कोई मेरे पास आता। मुझे लगता मैं अकेले कहीं पागल ना हो जाऊं। और तो और दीदी, बीच बीच में ऑफिस से आकर कमरे का मुआयना होता कि कहीं कोई आया तो नहीं था, कमरे में किसी अजनबी की गंध तो नहीं है। ये सब मेरी बर्दाश्त के बाहर होता चला गया। जिस पति के लिए मेरा पूर्ण समर्पण था वो शीशे की तरह चटक चुका था। उसकी किरचें मुझे लहूलुहान किए दे रही थीं। रात को जब मुझे बाहुपाश में लिया जाता, सच कहूँ दीदी, मुझे लगता मुझे नागपाश ने जकड़ लिया है। मैं उस यंत्रणा से छुटकारा पाने के लिए छटपटाने लगती। मेरी विरक्ति उन्हें और अधिक क्रोधित कर देती। पशुता पर उतर आते। काश उन्हें अपना दिन का व्यवहार याद रहता। मेरी नफरत धीरे धीरे बढ़ती चली गई। जानती हो दीदी, एक दिन क्या हुआ? मैंने उनके उठे हाथ को कसकर पकड़ लिया। मेरी उग्र मूर्ति को देखकर वो सकपका गए। घर से बाहर रात भर रहे, शायद आने का साहस नहीं था। मुझे लगने लगा सारे झगड़े की जड़ ये खूबसूरत चेहरा ही है, क्यों ना चेहरे पर तेजाब डाल लूँ। पर फिर लगा कि मैं ऐसा क्यों करूं। बच्चे के लिए मेरी सूनी कोख तरसती रही। कोई ठिकाना नज़र नहीं आता था जहां जाकर चैन की सांस ले सकूं। पता नहीं कब एक विद्रोहिणी ने मेरे अंदर जन्म ले लिया। मुझे लगने लगा जब मुझे उल्टा चरित्रहीन समझा जाता है तो क्यों ना मैं वही बनकर दिखलाऊं। पर सब इतना आसान नहीं था। मैंने अपने आप से बहुत लड़ाई लड़ी, पर मैं हार गई दीदी, कहकर सुषमा फूट फूट कर रोने लगी। अब तक मैं चुपचाप बैठी उसकी कहानी सुन रही थी, पर अब न रहा गया। मैंने उठकर सुषमा को सीने से लगा लिया, चुपचाप उसके सिर पर हाथ फेरती रही। कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। सुषमा ने फिर कहना शुरू किया। एक दिन मैं उस राह पर चल पड़ी जहाँ से अब लौटना आसान नहीं है। क्रोध में, आवेश में मैं कहाँ से कहाँ निकल गई ये मैं भी नहीं जानती। शुरू हो गया है एक अंतहीन सिलसिला। 2-3 माह से अधिक मैं एक चेहरे को बर्दाश्त नहीं कर पाती। चेहरे बदलते गए। सच कहूँ, पहले मेरे लिए एक खेल था, बदले की भावना से प्रेरित खेल। इसके पीछे छिपा मैं अपना सर्वनाश नहीं देख पाई। आंखों में आंसू भरे सुषमा खिलखिलाकर हंसने लगी। मेरे पतिदेव अपनी सोच की ये परिणति देख बौखला उठे। हाथ पकड़कर सड़क पर खड़ा कर दिया। मैं तो कब से राह देख रही थी। मेरे लिए तो न जाने कितनी राह खुली थी। पर दीदी, अब थक चुकी हूँ, और अब ये भी जानती हूँ कि उस राह से वापस लौटने का कोई उपाय भी नहीं है। लगता है चुन चुन कर पुरुष जाति से बदला ले रही हूँ, पर मेरा सर्वनाश जिसकी वजह से हुआ उसे ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाऊँगी। अब तो आप भी मुझसे घृणा करेंगी, मैं हूँ भी इसी काबिल। कहकर सुषमा चुप हो गई। मेरे पास सांत्वना के शब्द नहीं थे। एक स्नेह भरा स्पर्श था जिसे उसके सिर पर रख कर मैं उठाई। इस समय उसे अकेला छोड़ना ही उचित था। दूसरे दिन 1 हफ्ते के लिए माँ के यहाँ जाना पड़ा। लौटी तो फ्लैट में एक संक्षिप्त पत्र मिला। सुषमा ने लिखा था, दीदी जा रही हूँ, फिर नए रास्ते पर, शायद कभी मिलना हो। मैं तो यायावर हूँ जो भटकने के लिए ही बना है। मुझे क्षमा कर देना। प्रणाम। आज वही सुषमा दिखलाई दी है। अब पता नहीं कहाँ पर रह रही है। फिलहाल जानने का कोई उपाय भी नहीं है। अब तो उसका इंतज़ार ही करना होगा। अभी आप सुन रहे थे सुबोध चतुर्वेदी जी की लिखी हुई कहानी यायावर। कहानी छोटी सी थी, लेकिन इतना तो समझा गई कि व्यक्ति कभी खराब नहीं होता है। उसको परिस्थितियाँ खराब कर देती हैं। परिस्थितियाँ उसको इतना मजबूर कर देती हैं कि वो गलत रास्ते पर चल पड़ता है। मेरे ख्याल से आप भी सहमत होंगे। कल मिलेंगे फिर किसी बेहतरीन कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।